बाहर लाइट खोलो। Hello everyone. Good evening. I hope I am audible और मेरी वीडियोस भी क्लियर है। सबसे पहले यही चेक करेंगे। Yes, yes, you राइट। are audible. थैंक यू सो मच। Yes, ma'am. थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हेलो एंड नमस्ते। मेरा नाम है मेघा मेहरोत्रा और मैं आपकी पेरेंटिंग कोच आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलूंगी आप सभी को कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालकर इस सेशन को ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो बहुत ही अलग है। और उसका है जो आपने अपने सबने देखा भी होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है सेशन का, वो है पेरेंटिंग वेलनेस। तो पेरेंटिंग वेलनेस में आज हम थोड़ा बात करेंगे होम्योपैथिक की तरफ। राइट। तो इस टॉपिक पे हमारे साथ बात करने के लिए हमारे बीच में है हमारी एक स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है डॉक्टर पल्लवी झवर। और ये एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। आज इनसे हम डिटेल में बात करेंगे और जानेंगे कि होम्योपैथिक को हम पेरेंटिंग वेलनेस के साथ कैसे जोड़ सकते हैं और क्यों हम इसे रिलेट कर रहे हैं। तो वेलकम पल्लवी। चप्पल। हेलो। वेलकम डॉक्टर पल्लवी। तो डॉक्टर पल्लवी के साथ आज हम बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पेरेंट्स हमसे पूछते हैं ड्यूरिंग द हमारे सेशंस, तो वो हम जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप डॉक्टर पल्लवी से पूछ सकते हैं और उनके आंसर ले सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि आपके जो कैमरास हैं वो ऑन रहे, क्योंकि कैमरा ऑन रहने से एक सेशन में ना अलग वाइब आती है और इंटरेक्शन बना रहता है। साथ ही साथ ध्यान दीजिए कि आपका जो माइक है वो म्यूट रहे, ताकि इस सेशन के दौरान जो भी चीजें या जो भी टिप्स डॉक्टर आपसे शेयर करें उनको आप आसानी से समझ पाए। और आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जरूर उनसे पूछें। तो सेशन में हम आगे चलेंगे और बात करेंगे अपनी डॉक्टर पल्लवी से कि होम्योपैथिक में हम फिर पेरेंटिंग के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। राइट। तो डॉक्टर पल्लवी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो होम्योपैथिक आपने चुना, तो उसका क्या रीजन है कि आपने होम्योपैथिक को ही क्यों चुना अपने इसमें डॉक्टर बनने के लिए। मैंने होम्योपैथी इसलिए चूज़ किया बिकॉज़ फ्रॉम चाइल्डहुड से ही मैं होम्योपैथी ही इस्तेमाल करती थी। बचपन से ही फैमिली में वैसा बैकग्राउंड था कि सब लोगों ने होम्योपैथी को बहुत प्रोत्साहन दिया था और वो देखते हुए कि उसकी इफ़ेक्ट कितनी अच्छी होती है। हम लोगों ने रेयरली कभी एलोपैथिक मेडिसिन्स खाए होंगे। हमने हमेशा होम्योपैथी खाए और हमेशा उसकी जो इफ़ेक्ट दिखी हमको, वो काफ़ी अच्छी थी। और क्योंकि हमारे अभी भी फैमिली में सब लोग प्रेज़ेंटली भी होम्योपैथी को ही लेते हैं, तो मेरा भी काफ़ी मन था कि मैं इसी फील्ड में जाऊँ और इसमें ही आगे बढ़ूँ। और मेरा मोटिवेशन तब बढ़ा जब मैंने खुद मेडिसिन्स देके रिज़ल्ट्स देखे। जब मुझे रिजल्ट्स मिले कि हाँ कि एक्चुअली इसमें है, काम करता है। पहले क्योंकि इतना नहीं था, जब हम फर्स्ट ईयर में थे, सेकेंड ईयर में थे, तब नहीं समझ में आता था कि क्या चल रहा है, क्या है। बट जब खुद मेडिसिन देखे, जब देखा हमने, तब हमें समझ में आया कि ओके, ये कुछ कर रहा है एंड दिस इज अ साइंस विच इज एक्चुअली वैलिड। तो उससे बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिला हमेशा। बहुत अच्छा। मतलब ये वही चीज है, कोई कोई चीज जो होती है ना, जैसे हम बात करते हैं कि बच्चे आगे ले जाते हैं, तो कभी कभी वही फैमिली हिस्ट्री रहती है या हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं। तो आपने यस। आपने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे इस फील्ड को चुना है और उसमें आप आगे बढ़ रही हैं, तो ये डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को हेल्प करने वाला है। क्योंकि जहाँ पे एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस मिल जाता है ना, तो वहां पे काफी लोगों की अच्छे से हेल्प हो सकती है। तो डॉक्टर पल्लवी, मैं आपसे ये जानना एग्जैक्टली। चाहूंगी कि जैसे बहुत बार मतलब मिथ होते हैं। देखिए, होम्योपैथिक एलोपैथिक बहुत आयुर्वेदिक अलग अलग तरह की ये फील्ड्स हैं। तो होम्योपैथिक हम्म। में ये रहता है, होम्योपैथिक के बारे में क्या आप ये बता सकती हैं कि ये सेफ है बच्चों के लिए और बड़ों के लिए?
और इसके कोई साइड नहीं इफेक्ट क्या? तो नहीं है? पहले तो मैं शुरुआत करूंगी कि होम्योपैथी का एक्चुअली बर्थ कैसे हुआ। जब एंशियंट टाइम की बात करें तो तब जो हमारे मास्टर थे डॉक्टर हेनेमन, जो फादर ऑफ होम्योपैथी है, उन्होंने देखा कि उस टाइम की जो ट्रीटमेंट्स थी वो बहुत हार्श थी। मतलब उस टाइम पे ब्लड लेटिंग एंड लीचेस लगाना, इलेक्ट्रिक शॉक्स देना। तो उन्होंने एक ऐसी ट्रीटमेंट निकाली जिससे जो ट्रीटमेंट बहुत जेंटल हो, बहुत माइल्ड हो, एंड जिसका क्योर जो हो वो परमानेंट हो, जो डीप एक्टिंग मेडिसिन हो। तो उन्होंने इस बेसिस पे ये मेडिसिन निकाली। तो मैं बच्चों के लिए ये इसलिए सेफ है क्योंकि मेडिसिन काफी माइल्ड होती है, बहुत जेंटल एक्शन होती है। तो ये एक फैक्टर तो होता ही है कि वो बच्चों के लिए काफी सेफ है। दूसरा फैक्टर एक ये होता है कि जैसे मेडिसिन है, हमारी जो बर्थ है मेडिसिन का, वो नेचर से आया है। मतलब नेचर का साइंस है ये। कोई भी केमिकल्स या कोई भी दूसरे केमिकल इसमें डाल के या कुछ अलग बना के ऐसा कुछ नहीं किया है। ये बिल्कुल नेचुरल साइंस है। कुछ भी केमिकल्स इंड्यूस नहीं किए हैं, तो ये भी एक फैक्टर होता है कि ये बहुत सेफ है एंड इसके effect नहीं होते। हाँ, तो मतलब ये पूरी नेचुरली बेस्ड है, मतलब उससे जो आपने बताया। यस। तो वही सबसे पहला मिथ तो यही होता है कि ये सेफ जी। है बच्चों के लिए। और अगर मैं ये बात करूं कि हम जैसे मेडिसिन अगर बच्चों को देना चाहें, राइट, तो कौन सी एज के बच्चों को हम यस। होम्योपैथिक मेडिसिन प्रोवाइड करा सकते हैं? कोई एज लिमिट है? प्लीज म्यूट कर। नहीं, मैंने डे वन या मैंने डे वन से लेके ओल्ड एज, मतलब जो बेड पे पेशेंट है उन तक की रेंज तक के पेशेंट को देखा है। डे वन ओल्ड से लेके सबको मेडिसिन दी जाती है। इवन अगर जैसे वन एक दिन का बच्चा है तो उसको मेडिसिन कैसे देंगे? तो मदर को मेडिसिन देते हैं कि थ्रू ब्रेस्ट मिल्क उस बच्चे को मेडिसिन जाती है, या तो ब्रेस्ट मिल्क में उस मेडिसिन का कुछ प्रपोर्शन डाल के और फिर बच्चों को दी जाती है। तो ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन होता है 1 साल से बच्चों को लेके, और फिर आगे स्वीट पिल्स एंड मदर टिंचर्स एंड वो सब ऐड किया जाता है। तो ऐसे इतना एज डिफरेंस होता है मेडिसिन देने का। तो मीन्स मतलब हम बच्चों के लिए पूरी तरह सेफ है, और हम उन्हें सेफ। बहुत यंग एज से भी मतलब दे सकते हैं, जिस तरह से आपने बताया कि एक यस। साल के बच्चे को भी दिया जा सकता है। तो ये तो बहुत ही हेल्पफुल हो गया। और दूसरी बात ये कि जैसे हम बता रहे थे, मैंने पहले भी कहा कि बहुत तरह की मेडिसिन है, एलोपैथिक भी और होम्योपैथिक भी। तो कई बार ऐसा होता है कि हम्म। होम्योपैथिक की नॉलेज थोड़ा देर से होती है लोगों को, और फिर एलोपैथिक ले रहे होते हैं, तो क्या कभी कभी लोग कंबाइन कर देते हैं इन दोनों को, तो क्या वो सेफ है? यस। करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो आप कोई एक ट्रीटमेंट लीजिए, या तो एलोपैथिक या तो होम्योपैथिक। वरना हमें ये समझ में नहीं आएगा कि बच्चा रिएक्शन कौन सी मेडिसिन के लिए दे रहा है, कि वो एलोपैथिक के लिए रिएक्शन दे रहा है या होम्योपैथिक के लिए दे रहा है। सो इट्स बेटर कि हम कोई एक ट्रीटमेंट पे ही रिलाई करें। और जैसे होम्योपैथी के साथ लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं या वो लेते हैं, तो इट इज ओके टू टेक सप्लीमेंट्स और वो सब हम ले सकते हैं। बट बाकी जो हम लेते हैं कि हम एंटीबायोटिक्स भी खा रहे हैं, ये भी खा रहे हैं, तो उसमें बच्चे के जो बॉडी में जो रिएक्शंस होते हैं वो थोड़े से एडवर्स हो जाते हैं। वो बच्चा इतनी सारी मेडिसिन एक साथ नहीं सहन कर सकता। और होम्योपैथी टुवर्ड्स एक सेफर साइड होता है क्योंकि वो इतने साइड इफेक्ट्स नहीं देगा। तो हमें वो चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चल रही है साथ में, तो उसके साथ एलोपैथिक अपॉइंटमेंट्स ना लगाए या होम्योपैथिक एलोपैथिक एंटीबायोटिक्स ना खाए। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है, कोई एक ट्रीटमेंट पे ही रिलाई करे। बहुत बहुत अच्छे से और बहुत क्लियरली आपने समझाया। तो ये तो रही बात की, मतलब कंबाइन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ठीक भी है, हो सकता है इससे रिएक्शंस भी हो। लेकिन अगर हम बड़ों की बात करें तो बड़ों के लिए भी सेम चीज अप्लाई होती है कि उन्हें ये भी हाँ, ये चीज? ओके। बड़ों के लिए भी सेम अप्लाई होता है। हाँ, बढ़िया। और एक बार, बहुत बार ऐसा होता है ना, जैसे कभी कभी होम्योपैथिक, मतलब जैसे हमने भी एक ऑब्जर्व किया है कि अगर होम्योपैथिक कभी डॉक्टर के पास आप जाइए, तो आप अगर उनसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं ना, तो कब अगर वो, मतलब आप किसी भी चीज का अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो वो बताते हैं कि ये फूड नहीं खाना चाहिए, वो फूड नहीं खाना चाहिए। यस। तो क्या कोई कॉमन फूड है जब हम होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो नहीं खाना चाहिए, या अलग अलग डिसीज के हिसाब से रहता है? नहीं, मेडिसिन क्योंकि बहुत माइल्ड होती है,
मैंने जैसे पहले ही बताया बहुत जेंटल होती है, तो उनकी एक्शन कहीं ना कहीं बहुत स्लो हो जाती है। अब कौन से फूड से स्लो हो जाएगी? जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग, जैसे एकदम स्ट्रॉन्ग स्पाइसेस है, कैफीन है, कॉफी है, और मिंट है, जैसे ठंडाई वाली चीजें होती है, जैसे गार्लिक हो गया अपना, कच्चा प्याज हो गया। तो इन सब चीजों से मेडिसिन की एक्शंस बहुत स्लो हो जाती है। और ये हमें ध्यान में ना रहते हुए फिर हम ये कहते हैं कि मेडिसिन धीरे काम कर रही है, बल्कि हमें प्रिवेंशंस लेने चाहिए थोड़े खाने के ऊपर, कि हम ये चीजें अवॉइड करें। जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग कपूर की स्मेल होती है, तो वो भी मेडिसिन के एक्शन को स्लो करता है। विक्स हो गया, विक्स लगा लेते हैं लोग, तो ये सब भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि विक्स बहुत सप्रेस करता है चीजों को। और होम्योपैथी क्या करता है कि वो बाहर निकालता है चीजों को। जैसे कफ अंदर है तो वो ट्राई करेगा कि वो निकल जाए बाहर, पर विक्स और ये एक्सटर्नल जो हम लगाते हैं, वो सब क्या करेगा कि और अंदर दबा देगा। तो वो सारी चीजें नहीं करनी है। बहुत बहुत अच्छा। ये तो जो आपने अभी बताया ना, विक्स वाला और ये कपूर वाला, तो ये थोड़ा मैं अपने आप से रिलेट कर सकती हूँ कि इसमें मतलब ये देखा है कि हमारे यहाँ जैसे पहले कहते थे कपूर सूंघ लो तो उससे जुकाम ठीक हाँ। हो जाएगा। तो वो चीज मतलब मिथ था, लगता है मुझे कि आपसे बात करके काफी चीजें समझ में आ रही हैं। बहुत बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। यहाँ पर हमारे एक ऑडियंस में है, वो पूछ रहे हैं, मैम इसमें बच्चों को फिट जो पड़ता है उसकी मेडिसिन है क्या? फिट पड़ता है, ओके। हाँ, आप जी हाँ। बोलना चाहती हैं? हाँ, आप अनम्यूट कर जी। सकते हैं। जी बिल्कुल। मैं ये बताना चाहूंगी कि फिट आते हैं उसके बहुत ज्यादा कारण होते हैं, हमें पहले उसका कारण जानना बहुत जरूरी है। और फिट की दवाई बिल्कुल होती है, बिल्कुल ट्रीटमेंट होती है। अगर बाय बर्थ फिट है तो कहीं ना कहीं मदर की प्रेगनेंसी हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बच्चा जब वूम में रहता है, माँ के पेट में रहता है, तब से ही बच्चा हर चीज एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। चाहे वो मदर के इमोशंस हो, चाहे वो मदर का खाना हो, पीना हो, ऑक्सीजन हो, हर चीज एब्जॉर्ब करता है वो। तो फिट अगर बचपन से आ रही है, जब से पैदा हुआ है तब से है, तो हमें मदर की प्रेगनेंसी हिस्ट्री लेनी है। और फिर बाद में आ रही तो उसके दूसरे दूसरे कारण जान के उन कारणों पे हम दवाई देते हैं। तो मैम आप जो सवाल कर रहे हैं उसका बिल्कुल जवाब ये है कि हाँ, मेडिसिन होती है होम्योपैथी में, आप बिल्कुल ट्रीटमेंट ले सकते हैं उसके लिए। और अगर आप में से किसी को डॉक्टर पल्लवी से कनेक्ट करना है तो हमारे ग्रुप में ये जुड़ी हुई हैं, ग्रुप का लिंक मैंने यहाँ दिया है। आप जाके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से इनका नंबर आपको मिलेगा और आप इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। और कैन यू प्लीज शेयर योर नंबर हेयर पल्लवी, सो दोज हु श्योर। वांट टू कनेक्ट दे कैन कनेक्ट। तो हम उनका नंबर भी शेयर कर देते हैं, जिन्हें अगर उनसे कनेक्ट करना है पर्सनली तो वो कर सकते हैं, राइट। और आपको कुछ पूछना है, आपका नाम नहीं आ रहा है, MIA3 आ रहा है, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप अनम्यूट कर सकती हो और पूछ सकती हैं। ओके। और यहाँ पर अब आगे बात करें कि जैसे आपने बताया कि फीवर और कफ का भी आपने थोड़ा सा बताया कि उसको जब हम ट्रीट करते हैं तो होम्योपैथिक मेडिसिन से, तो थोड़ा पहले वो बाहर आता है, मतलब कफ को वो बाहर निकालता है। ये तो छोटी छोटी जी। कंडीशंस हो गई। तो जो ये छोटी हम्म। कंडीशंस होती हैं, जब इनमें ट्रीटमेंट चलता है ना, तो कैसे, मतलब बेसिक सा रहता है या इसमें बहुत ज्यादा कि बहुत लंबा ट्रीटमेंट होता है? कैसे चलता है ये नॉर्मल जो छोटी छोटी कंडीशंस होती हैं, फीवर हो गया, कफ हो गया, इनको कैसे ट्रीट किया जा सकता देखिए, हाँ, फीवर कफ एक्यूट कंडीशंस होती है, उसके लिए सबसे पहले हमारा जानना जरूरी होता है कि उसका कॉज क्या है। अब बच्चे क्या होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। उनको डांट पड़ गई, स्कूल में किसी ने डांट दिया, या घर में किसी का झगड़ा देख लिया, तो बच्चे बहुत जल्दी सहम जाते हैं, बच्चे एनवायरनमेंट को अडाप्ट करना बहुत जल्दी सीख लेते हैं। तो उसकी वजह से ये सारी चीजें भी हो सकती है, कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल बैरियर आता है। तो हमें उसे ठीक करना पड़ेगा। अगर वो हमारे हाथ में आ गया कि ठीक है भाई, घर में ये चीज हुई थी, इसकी वजह से बच्चे को स्ट्रेस आया है, तो हम उस पे मेडिसिन देते हैं और बच्चा विद इन आवर्स रिस्पॉन्ड करता है एक्यूट मेडिसिन में। विद इन आवर्स टू 1 to 2 days, इतना शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, इतनी फास्ट एक्शन होती है मेडिसिन की। बहुत बहुत अच्छा आपने ये चीज पॉइंट रेज किया, जो बताया आपने कि अगर बच्चे का स्ट्रेस लेवल भी घर में कुछ है या बच्चा परेशान है, क्योंकि वो उनकी सच में उनके जो सिस्टम होते हैं वो बहुत कमजोर होते हैं और वो इसी तरह से रिएक्ट करते हैं। फिर अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो शायद फीवर या कफ के फॉर्म में उन्हें बाहर आता है, राइट। फ्लू निकलता है। ओ बहुत हम्म। बढ़िया।
बहुत अच्छा, यस। बहुत अच्छे से आपने समझाया, बहुत अच्छा। तो ये तो छोटी डिसीज की बात रही, तो क्या जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है वो क्रॉनिकल डिसीज लाइक टॉन्सिल्स हो गया या स्किन की कोई दूसरी कंडीशन हम्म। है, उनमें भी क्योर करती है, उनको भी लॉन्ग टर्म के लिए? जी बिल्कुल, बिल्कुल करती है। लॉन्ग टर्म केसेस में भी हम यही देखेंगे, क्योंकि बहुत टाइम का स्ट्रेस होता है बच्चे में, बहुत टाइम का साइकोलॉजिकल एक बैरियर बनता है, जिसके कारण बॉडी में केमिकल इम्बैलेंसेस शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण उसमें ये क्रोनिक डिजीज फॉर्म हुई है। तो वहां पर भी हमें रूट कॉज देखना होता है कि कहते हैं ना, होम्योपैथी जड़ से ठीक करती है। वो जड़ ही होती है, वो कॉज वो इफेक्ट को प्रोड्यूस करती है। तो हमें वो कॉज हटाना है, इफेक्ट तो कोई भी हटा सकता है। जो आज उसको अस्थमा का प्रॉब्लम है, उसे पंप्स दे दिया, वो ठीक हो जाएगा। पर जो उसकी वजह है, जिसकी वजह से उसको अस्थमा आया है, वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, वो स्ट्रेस जिसकी वजह से उसको अस्थमा आया है। कई बार होता है कि घर में माँ से बहुत अटैचमेंट होती है और मदर की डेथ हो जाती है, उसके बाद से बच्चे को अस्थमा की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। पर उसके लिए क्या, ब्रोंकोडायलेटर्स, पंप देना शुरू कर देते हैं, बल्कि कॉज वो नहीं है। ब्रोंकोडायलेटर्स ठीक नहीं करेगा उसके अस्थमा को। वो जो उसका जो इमोशनल प्लेन है, हमें उस पे जाके उसको ट्रीट करना पड़ेगा। हमें वो जेनेटिक लेवल पे मेडिसिन देनी पड़ेगी कि बच्चे को उस चीज से ठीक हो। और जैसे क्रॉनिक डिजीज आपने बोला, तो क्रॉनिक डिजीज में ऐसा होता है कि बच्चे की इम्यूनिटी वो धीरे धीरे बढ़ाता है, तो बच्चा खुद फाइट करता है। तो जो वो रिकरेंट प्रॉब्लम होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी टेंडेंसी दोनों कम होने लगती है धीरे धीरे करके। तो थोड़ा टाइम लगता है, महीना, 2 महीना, 3 महीना, पेरेंट्स को थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि क्रॉनिक डिजीज हुआ है तो वो एकदम से ठीक नहीं हो जाएगा, उसको फॉर्म होने में कई साल लगे, उसको ठीक होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पेरेंट्स को थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए कि आपने इतने साल की बीमारी है, तो वो धीरे धीरे जरूर जाएगी, अगर उसका कॉज मिला है तो। बहुत सही बात आपने कही कि रूट कॉज को पता करना जरूरी है, राइट? क्योंकि क्या है ना कि अगर रूट कॉज यस। पता कर लिया तो वही चीज है कि वो जड़ से जाएगी बीमारी, अदरवाइज वो आप फिर चाहे कोई और ट्रीटमेंट लेते रहिए, ऊपरी ऊपरी थोड़े दिन रहता है, फिर वो वापस आने के चांसेस रहते वापस आए। हैं, राइट? और होम्योपैथिक में है भी ऐसा ही डॉक्टर पल्लवी कि पेशेंस जो आप कह रही है ना, बिल्कुल वही, कि अगर पेशेंस रख के हम ट्रीटमेंट देते हैं, चाहे वो बड़ा हो चाहे बच्चा हो, तो वो जरूर इफेक्ट करती हैं, वो देखा हुआ भी है और बिल्कुल। सुना हुआ भी है। बहुत अच्छा। और इसमें ना जैसे कि मेरे मन में एक सवाल यहाँ पे आ रहा है कि जब हम मेडिसिन को देने की बात करते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे मेडिसिन अगर सपोज कोई होम्योपैथिक यूज कर ही रहा है, तो अगर उनके पास है तो क्या उसको हमेशा, जैसे वो लिक्विड्स वाले जो आते हैं जो आप बता रही हैं, उनको क्या जी। डायरेक्ट बच्चे के मुंह में डालना या किसी भी बड़े के मुंह में डायरेक्ट डाला जा सकता है, या जब हम उन्हें डाइल्यूट करके ही लेना चाहिए? इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। मेरे हिसाब से आप कोई भी दवाई खुद से ना लीजिए, या बच्चे को आप खुद से ना दीजिए। अगर डॉक्टर ने बताया है, डॉक्टर ने जिस तरीके से लेने बोला है, आप उसी तरीके से लीजिए। अब जैसे बॉटल्स में मेडिसिन आती है, डाइल्यूशन वाली ही आती है, कई डॉक्टर्स उसको डायरेक्ट डोज देते हैं, एंड इट इज कम्प्लीटली सेफ, बिल्कुल सेफ होता है वो। बट अगर डॉक्टर्स ने जैसा बोला है, आप बिल्कुल वैसा लीजिए। उन्होंने कहा है पिल्स में लेना है, सुबह शाम 4 4 गोली, तो बस वैसे ही लेना है आपको। आपके हिसाब से कुछ भी ट्रीटमेंट होम्योपैथी में भी नहीं करनी है। लोगों को लगता है इसकी एक्शन नहीं होती, इसके इफेक्ट नहीं होते, साइड इफेक्ट, तो वो अपने हिसाब से मेडिसिन देने लगते हैं। बल्कि ऐसा नहीं करना है, उसकी दूसरी रिएक्शंस भी होती है। सो उसे ध्यान में रखना है हमें। बिल्कुल, ये जो बहुत बड़ा मिथ यही है कि जो लोग अगर कंटिन्यू करते हैं होम्योपैथी को, तो हम लोग के सबके मन में रहता है कि वो तो एकदम सेफ है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं रिएक्शंस नहीं है। तो कभी कभी मतलब इस तरह से भी दे दिया जाता है। और है जी। इसका जो आपने बात करी ना रिएक्शंस, तो रिएक्शंस के बारे में थोड़ा बताइए कि अगर सपोज किसी भी तरह से मेडिसिन होम्योपैथिक दी जा रही हैं, रिएक्शन हो रहा है, तो कैसे पता चलता है कि बच्चे को रिएक्शन हो रहा है, वो किस फॉर्म में बाहर आता है, और कैसे पता लगा सकते हैं अर्ली एज में पेरेंट्स, अगर वो बच्चा घर पर है तो? हाँ। हाँ। जैसे कि अगर हमने मेडिसिन दी है, तो उसके बाद हमें एटलीस्ट 3 से 4 दिन रुकना है। मेडिसिन देने के बाद यूजुअली हम कहते हैं होम्योपैथिक एग्रावेशन आता है। अब होम्योपैथिक एग्रावेशन क्या होता है? होम्योपैथिक एग्रावेशन मतलब सिम्टम्स का थोड़ा सा बढ़ना। ये बहुत हेल्दी है, ये हेल्दी साइन है कि बच्चा रिएक्ट कर रहा है, वो फाइट कर रहा है उस बीमारी से। तो थोड़ा सा रिएक्शन बच्चा दे रहा है, दैट इज हेल्दी। बट अगर वो रिएक्शन बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है।
आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा। अब रिएक्शंस की बात करूँ तो मेडिसिन देने के बाद कई बार बच्चे बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, टैंट्रम्स थ्रो करते हैं, या तो बहुत रोना शुरू करेंगे, चुप चुप हो जाएंगे। तो ये अगर चेंजेस दिख रहे हैं पेरेंट्स को कि बच्चा ऐसा कुछ कर रहा है, तो मतलब मेडिसिन की एक्शन सही नहीं है। ये रिएक्शंस आती है, बच्चे के मेंटल स्टेट में चेंजेस आते हैं, तो वो ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत अच्छे से आपने बताया कि मतलब ये जो चेंजेस हैं कि बच्चा अगर मेडिसिन के बाद भी वो चिड़चिड़ा हो रहा है या जो उसमें चेंजेस आ रहे हैं उसके बिहेवियर में, उसको ऑब्जर्व करना जरूरी है। बहुत अच्छा बताया आपने। यस। और एक और इसमें आगे चले तो एक बात है कि जैसे आजकल क्या हो गया, खान पान तो आपको पता ही है, थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है, इतना सब कुछ जंक फूड चल रहा है और पेरेंट्स बहुत बार परेशान रहते हैं। उनको रहता है ना, हम्म। कोविड के बाद से तो स्पेशली वो इम्यूनिटी वाला जो चल गया है ना, कि बहुत ज्यादा वीक होती है इम्यूनिटी बच्चों की, वो सबको, और तो पेरेंट्स हाँ। ये अलग सी टेंशन रहती है। तो क्या होम्योपैथिक में हाँ। ऐसी मेडिसिन अवेलेबल है जिनसे बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है और उनको रेगुलर बेसिस पे दिया जा सकता है क्या? होम्योपैथी की एक्शन ही ऐसी होती है कि वो मेडिसिन जो है वो आपके बैक्टीरिया वायरस से फाइट नहीं करती। होम्योपैथी की एक्शन ऐसी होती है कि जो हमारे इम्यून सेल्स होते हैं, जैसे लिम्फोसाइट्स होते हैं, ल्यूकोसाइट्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ये सब प्राइमरी एक्शन करते हैं इन्फेक्शन के साथ फाइट करने के लिए। बट जब हम बीमार पड़ते हैं तो कई बार होता है कि बच्चे के इम्यून सेल्स वर्क नहीं करते हैं, तो होम्योपैथिक मेडिसिन इन सेल्स की प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। तो वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इम्यूनिटी ही बढ़ा रहे हैं, और वो इम्यून सिस्टम फाइट कर रहा है इन्फेक्शन के साथ। और लॉन्ग टर्म में वो जब दूसरी बार इन्फेक्शन होगा बच्चे को, तो उसकी इम्यून सिस्टम ऑलरेडी स्ट्रांग होगी वो इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली दोनों तरीके से इम्यून सिस्टम को बढ़ाती ही है। और कोई भी मेडिसिन लो, वो इम्यूनिटी पे ही काम करेगी। कि तो मतलब इसमें हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, अगर हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं बच्चे हाँ। किसी भी उसके लिए, बीमारी के लिए, तो उसमें वो ऐसे यस। ही काम करती है, तो हमें एक्स्ट्रा कुछ लेने की जरूरत नहीं है। बहुत हाँ। सही। तो आई होप कि आप सबको यहाँ पर अपने सवालों के जवाब मिल रहे होंगे। अगर आपका कोई सवाल है पर्सनल, आप पूछना चाहते हैं, तो डॉक्टर पल्लवी से पूछ सकते हैं। किसी का भी कोई सवाल, कोई अभी आपको लग रहा है कि आज के टाइम में अगर अभी आपके मन में आ रहा है, तो आप जरूर पूछिए। यस प्लीज। तो मैम ये सुना गया है कि जैसे कि बच्चों के कोई पॉक्स के लिए दवाई आती हैं, वेदर चेंज होने के टाइम पे दी जाती हैं, तो जी। वो कब रिकमेंडेशन है आपके हिसाब से कि कब लेनी चाहिए वो? मतलब मैंने यूजुअली वेदर। सुना है और शायद मैंने ली भी है। हाँ जी, हाँ जी। जी, आपका क्वेश्चन ऐसा है कि वेदर चेंजेस के हिसाब से जो मेडिसिन देते हैं वो सही है कि नहीं, ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, बच्चों के पॉक्स की दवाई आती है जो होम्योपैथी में ही आती है शायद, क्योंकि हमारे फादर ओके, हमको स्मॉल। दिया। तो जस्ट ओके। अंडर मेरे को याद नहीं कौन से सीजन में देते थे वो, तो उसका कोई हमारे पे अगर आपका रिकमेंडेशन हो कि कब लेनी चाहिए वो? इट इज बेसिकली फॉर द। हाँ जी, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स जो आते हैं। जी 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 जी, राइट। जी जी। चिकन पॉक्स के लिए भी प्रिवेंटिव मेडिसिन आती है, बट मेरे हिसाब से क्योंकि चिकन पॉक्स एक ना एक बार होना ही है बच्चे को, क्योंकि वो उसकी इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार चिकन पॉक्स हुआ तो उसके लिए बॉडी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर देगी, और वो सेकेंड टाइम कभी होगा नहीं। तो उस टाइम पे हम क्यों प्रिवेंट करें कि चिकन पॉक्स ना हो, राइट? चिकन पॉक्स के दौरान भी लोग क्या करते हैं कि उस टाइम मेडिसिन दे देते हैं, पर वो हमारी बॉडी की नेचुरल रिएक्शन है। उसे लड़ने दीजिए, इम्यूनिटी को करने दीजिए उसका काम। उस टाइम पे ना कोई ऑइंटमेंट्स यूज करिए, ना उस टाइम पे आप कोई मेडिसिन एक्स्ट्रा दीजिए, क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम ही पूरा काम कर देगी। जो ये दूसरे डॉक्टर्स होते हैं वो ऐसी ही ट्रीटमेंट करते हैं कि वो उस टाइम पे मेडिसिन दे के इम्यून सिस्टम को स्लो कर देते हैं, और उसके कारण बच्चा बहुत वीक हो जाता है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगी कि इस टाइम पे आप मेडिसिन कुछ ना दीजिए। अगर बच्चा बहुत वीक हो रहा है, ये हो रहा है, तो घर का काम घरेलू दीजिए आप। पर चिकन पॉक्स होना ही है एक बार, एंड दैट इज अ गुड थिंग कि उसकी इम्यून सिस्टम उससे फाइट कर रही है, उससे उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बन रहा है। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि बच्चे को दवाई की जरूरत है उस टाइम पे। ग्रेट मैम, थैंक यू ऑन दिस।
लेकिन यही जो इन्होंने क्वेश्चन रेज किया, उसी में मतलब वही हम लोगों के टाइम से यही, मतलब काफी सालों से हम ये सुन रहे हैं, या हमारे भी बच्चे जब छोटे थे तो वो इसको प्रिवेंट करने के लिए ही कुछ इंजेक्शंस और मतलब एलोपैथिक में भी दिया जाता है कि ना हो, हाँ हाँ है ना? तो वो फिर क्या हाँ। सेफ रहता है कि जिस हिसाब जो आप जी, बात कह रही वैक्सीनेशन। हैं? जी जी, मैं वैक्सीनेशंस बोलूंगी कि हम्म। वैक्सीनेशंस बिल्कुल देनी चाहिए, वैक्सीनेशंस भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशंस उन चीज़ों के लिए दी जाती है जिसका कोई क्योर नहीं आया है अब तक। जैसे ओके। हम जब बच्चा पैदा होता है तो बीसीजी की वैक्सीनेशंस देते हैं, विटामिन्स की वैक्सीनेशंस देते हैं, तो वो वैक्सीनेशंस बिल्कुल देनी चाहिए, उसमें हमें नहीं पीछे हटना चाहिए। पर जैसे चिकन पॉक्स हो गया या छोटी मोटी बीमारियां हो गई, हम उसके लिए भी प्रिवेंशन करना शुरू कर देते हैं। पर जैसे चिकन पॉक्स है, बच्चे को होना है, एक बार तो होगा ही, एवरीवन नो, सबको पता है, तो क्यों उसको प्रिवेंट करना? बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग बनेगी अगर अर्ली एज में आता है, तो इट्स और अच्छी बात है कि बच्चा और स्ट्रांग बनेगा, कि अगर उसका सेकेंड इन्फेक्शन आएगा तो हमारी बॉडी में एक मेमोरी सेल होती है जो मेमोरी बना लेती है उस इन्फेक्शन के लिए। तो वो अगर इन्फेक्शन वापस आता है तो वो दोबारा उससे डबल रिएक्शन देके उस इन्फेक्शन को बॉडी से निकाल देती है। तो अगर हम पहले से ही प्रिवेंट कर देंगे तो इम्यून सिस्टम कहीं ना कहीं वीक हो जाएगा, और दूसरी बार जब इन्फेक्शन आएगा बॉडी में तो वो उससे उस हिसाब से लड़ नहीं पाएगा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से आपने समझाया कि ये कुछ ऐसी जो चीजें हैं जो हमारी बॉडी में और हमारे लाइफ में होती ही हैं, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है ये, उसे होने देना चाहिए। यस। राइट। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा। तो अब अगर बात करें, ये तो छोटा छोटा है, अगर होम्योपैथिक में बात करें कि कुछ ऐसी डिसीज होती है जो बहुत लंबे समय तक रहती हैं, तो क्या होम्योपैथिक में भी अब ऐसा हो गया है कि जो बहुत बड़ी डिजीज है या लॉन्ग टर्म में अगर रेगुलर बेसिस पे किसी भी बीमारी हम्म। का ट्रीटमेंट हम रेगुलरली कर रहे हैं होम्योपैथिक में, तो वो सेफ रहता है? और क्या वो डिसीज को क्योर कर पाता है? जी, बिल्कुल सेफ रहता है और क्योर भी मिलता है, क्योंकि मेडिसिन की जो एक्शन होती है वो काफ़ी डीप एक्टिंग होती है। तो वो जो मेडिसिन जब एक्ट करेगा, एक तो वो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। हमारे बॉडी में एक फोर्स होता है जिसे हम सेल्फ हीलिंग फोर्स कहते हैं, और होम्योपैथी में उसको वाइटल फोर्स कहा जाता है। तो जब वाइटल फोर्स हमारा स्ट्रांग होगा तो डिजीज फोर्स कम हो जाता है, क्योंकि वाइटल फोर्स इस डिजीज फोर्स को निकालता है। अब जब वाइटल फोर्स स्ट्रांग होता है तो वो डिजीज फोर्स को धीरे 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 निकालना शुरू करता है। अब ये लॉन्ग टर्म की बीमारियां हैं तो उसको जाने में भी टाइम लगेगा, पर इसका जो रिकरेंस है, जो ये बार बार बच्चों को टॉन्सिलाइटिस या बड़ी बड़ी ग्रेव बीमारियां, मतलब पेट में पेन रहना, बहुत ज्यादा बोन पेन्स रहना, या फिर जैसे एडीएचडी के बच्चे होते हैं, उन सब की जो टेंडेंसीज होती है वो खत्म करता है। और बिकॉज होम्योपैथी, आप लोग हमेशा बोलते हैं कि आप लोग कितनी लंबी हिस्ट्री लेते हैं, तो वो लंबी हिस्ट्री भी इसलिए ली जाती है कि हमें पहले से पता रहे कि फैमिली हिस्ट्री क्या है, बच्चे को क्या क्या टेंडेंसीज आ सकती है। तो उसका पहले से ही हम वो मेडिसिन रेडी रखते हैं कि फैमिली में कोलेस्ट्रॉल है, पता है इसको कोलेस्ट्रॉल आने वाला है, इसके दरवाजे पे बैठा है कोलेस्ट्रॉल, तो वो हमें पहले से पता रहेगा क्योंकि हमने उतनी डिटेल हिस्ट्री ली है। तो उस डिटेल हिस्ट्री के कारण हम जो मेडिसिन देते हैं वो आगे की चीजों को प्रिवेंट करेगा, वो होने नहीं देगा बॉडी में जो बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती है। तो इसके कारण जो लॉन्ग टर्म में जो बीमारियां आ सकती है या आ चुकी है, उनको वो धीरे धीरे खत्म करेगा, उनकी जो फ्रीक्वेंसी, उनकी जो इंटेंसिटी होगी उसको वो वीक कर देगा। और इम्यून सिस्टम ही करेगा, मेडिसिन इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, बच्चे का इम्यून सिस्टम ही सब खत्म करेगा यहाँ पे। बहुत बहुत सही आपने कहा कि जो मेडिसिन हैं वो मतलब क्योर करती हैं लॉन्ग टर्म प्रोसेस में भी, लेकिन उनका वही है कि वो इम्यून सिस्टम पे काम करती हैं और धीरे धीरे स्लो प्रोसेस से वो पूरा डिसीज को क्योर कर लेती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से आप बता रही हैं, मतलब मुझे भी, जो मेरे भी शायद एज अ मदर पहले के कुछ डाउट थे वो भी क्लियर हो रहे हैं। और यहाँ पर एक और मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे जब सपोज अगर हम एज अ पेशेंट आपके पास आए, राइट, कोई बीमारी है हमें, आपने कहा कि जी। आप ये 1 मंथ का कोर्स है, आप इसे कर लीजिए और हम्म। इसको कंप्लीट कर लीजिए। तो अब हम अपने घर गए, हम सपोज अगर मेरे बच्चे को कोई तकलीफ थी, आपने कहा 1 मंथ का ये कोर्स है, आप कर लीजिए। तो अब हम घर गए, हमने हम्म। मेडिसिन ली, हमें 1 वीक में ही आराम मिल गया हमारे बच्चे को। उसके बाद हम क्या करते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं, फिर हम दवाई छोड़ देते हैं। तो फिर हाँ। बच्चा ठीक हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन फिर मतलब क्या ये ऐसा करना चाहिए, और इसके आगे जाके क्या रिएक्शंस हो सकते हैं?
बिल्कुल ऐसा तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा मोस्टली सभी करते हैं कि बहुत जल्दी जैसे ही असर करने लगती है दवाई बंद कर देते हैं। बट मेडिसिन का एक पूरा डोजेज होता है, वो पूरा एक मंथ का उन्होंने दिया है कि एक्शन इतनी सारी होनी चाहिए बॉडी में। अब हम क्या करेंगे, हम एक लिमिटेड एक्शन रखेंगे उसकी। हम एक हफ्ते लिए और एक हफ्ते बाद हमने छोड़ दिया, तो जितनी उसकी प्रोग्रेस हुई थी बॉडी की, वो उतनी ही पीछे आ जाएगी बॉडी थोड़े टाइम बाद। तो उस प्रोग्रेस होने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम पूरी मेडिसिन ले, और पूरा फिर उस हिसाब से हमें परमानेंट क्योर जो बोलते हैं हम देते हैं, वो उस हिसाब से मिलता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि हमें कोई भी ट्रीटमेंट ना बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। तो डॉक्टर पल्लवी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे कि हम लोग मोस्टली हो एलोपैथिक में भी हम छोटी छोटी मेडिसिन अपने पास घर में रखते हैं, तो क्या आप कुछ जी। 5 बेसिक ऐसी मेडिसिन बता सकते हैं जो हमारे पेरेंट्स या वो अपने घर में रख सकते हैं एज अ फर्स्ट एड किट, ताकि सभी को आराम मिले उससे? जी बिल्कुल, आप लोग लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। एक अल्फा अल्फा करके मदर टिंचर होता है, मतलब जो बच्चे, सुना भी होगा आप लोगों ने, कि जो बच्चे वेट गेन नहीं कर पाते, न्यूट्रिशन एपेटाइट जिनका बहुत कम है, भूख नहीं लगती है, दुबले पतले रहते हैं, तो उन केसेस में आप अल्फा अल्फा मदर टिंचर दे सकते हैं। दूसरी मेडिसिन मैं बोलूँगी इज फेरम फॉस 6x। फेरम फॉस 6x, जब फीवर आता है बच्चे को, तो वो वीकनेस ना आए उसके अंदर, उसके लिए ये मेडिसिन दी जाती है कि वो इम्यूनिटी इतना फाइट करेगी, उसके बाद कहीं ना कहीं बॉडी में वीकनेस आएगी, तो फेरम 6 वो प्रिवेंट करेगा। एक होता है प्लांटागो, जो टूथे जैसे डेंटिशनल पीरियड में बच्चों को बहुत पेन रहता है दांतों में, तो प्लांटागो मदर टिंचर करके आता है जो कि इससे फाइट करेगा, मतलब जो पेन होता है वो सब वो डिक्रीज करेगा। दूसरी मेडिसिन होगी कैमोमिला। यही जब बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है, बहुत रो रहा है, बहुत इरिटेबल हो गया है, डायरिया भी हो रहा है साथ में अगर, तो कैमोमिला करके मेडिसिन है, वो भी बहुत अच्छी काम करती है। फिर एक मेडिसिन है अर्निका। अर्निका, जैसे बच्चे को चोट लग गई है, बहुत दर्द हो रहा है, खून बह रहा है, स्वेलिंग आ गई है, तो अर्निका करके मेडिसिन होती है जो आप दे सकते हैं बच्चे को। तो इतनी बेसिक मेडिसिन आप रखिए। बट मैं एक ही चीज रिकमेंड करूंगी, कोई भी मेडिसिन आप दे रहे हैं, आप एक दो बार दीजिए, पर अगर उससे सॉल्व नहीं हो रहा है तो इट्स बेटर कि आप पहले किसी डॉक्टर को बताइए और फिर आप मेडिसिन दीजिए। अपने मन से मेडिसिन मत दीजिएगा, क्योंकि वो बच्चों के लिए ठीक नहीं रहता। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि हमेशा ये इस चीज का ध्यान तो रखना ही है कि अगर कोई भी मेडिसिन रिकमेंड भी करी जा रही है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि हर बच्चा अलग है, उसका बॉडी टाइप अलग है। तो उनसे जरूर कंसल्ट जी। करें, और अगर वो भी कहते हैं कि हाँ ये रखनी चाहिए, तो घर पे आप उन मेडिसिन को, कॉमन मेडिसिन को जरूर रखिए। और अगर आप एलोपैथिक पे जाते हैं तो होम्योपैथिक पे स्विच कर सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन कहीं ना कहीं थोड़ा तो सेफ रहती ही हैं, और बच्चों के लिए क्या है ना, आसानी हो जाती है कंज्यूम करने में, क्योंकि वो बहुत। बहुत कोऑपरेट करते हैं। हाँ, तो इसलिए, तो अगर आपका कोई सवाल है, आप में से किसी का, तो जरूर पूछिए। किसी और का कोई सवाल, कोई कुछ पूछना चाहता है? May I ask the question, ma'am? हाँ, या यस प्लीज। मैम एक्चुअली मैंने पहले होम्योपैथिक यूज किया था मेरे बच्चे के लिए। सो अब मेरे अंदर ही पेशेंस नहीं था, तो आई स्विच टू एलोपैथी देन। सो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो दवाइयों के साइड इफेक्ट्स से शायद मेरा बच्चा ना थोड़ा क्रैंकी, हाइपर एक्टिव, हम्म। शाउटिंग और ये जिद्दी हो गया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एलोपैथी मेडिसिन के कारण है कि उसका नेचर ही वैसा है, तो मुझे वो डाउट लग रहा है। ये तो अब जिनसे आपने ट्रीटमेंट ली थी, आपको एक बार उनसे भी कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एलोपैथिक मेडिसिन बहुत ज्यादा देने के बाद भी बच्चे फिजिकली ठीक हो जाते हैं, बट मेंटली बहुत ज्यादा वो वही थ्रो करना शुरू कर देते हैं, क्रैंकी हो जाते हैं, इरिटेबल हो जाते हैं, जो पहले वो नहीं थे। अगर ये पहले से उसका नेचर है बाय बर्थ, उसके बाद से जब से वो चलना सीखा, बोलना सीखा, अगर उसके बाद से ये नेचर उसका है नॉर्मली, तो ये उसका बेसिक नेचर है। बट अगर मेडिसिन के बाद उसका ये नेचर चेंज हुआ है, दैट मीन्स कि कुछ गलत है। मेडिसिन के बाद उसका फिजिकल ठीक हुआ, पर वो माइंड को उसने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर दिया, तो ये हो सकता है। एक्चुअली मैम क्या होता है ना, मैं उसको थोड़ा सा भी कुछ होता है सो मैं मतलब घर में ऐसे मेडिसिन रखती हूँ कि मैं तुरंत उसको दे देती हूँ। तो वो मेडिसिन का ओवरडोज हो रहा है कि क्या है, तो संध्या जी, कि अब मैं बट होम्योपैथिक में स्विच।
हाँ, जी संजय से मैम। आपको यही रिकमेंड करेंगे, अगर आपको कोई डाउट है तो डॉक्टर पल्लवी से एक तो आप कंसल्ट कर लीजिए, ठीक है। और आप वापस आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकती हैं, क्योंकि डॉक्टर पल्लवी को अगर आप कनेक्ट करना चाहें तो उन्हें मैसेज से कनेक्ट कर लीजिए, फिर आप उनसे अपॉइंटमेंट लेके बात कर लीजिए, क्योंकि इन सब चीजों पे ना थोड़ा डिटेल में बात करनी होगी। आप अभी इस सेशन में क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं पीछे से, तो आप उनसे डिटेल में बात करेंगी तो आपको थोड़ा आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो पाएगी, है ना। तो आई होप कि ये जो डॉक्टर पल्लवी ने अभी आपको बताया कि जरूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट एक बार करिए, और अगर आप स्विच करना चाह रही हैं तो आप डॉक्टर पल्लवी से कंसल्ट कर सकती हैं कि आप एलोपैथिक से होम्योपैथिक पे कैसे स्विच करें, है ना। बच्चे की बात है तो जिन डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा है उनके साथ कंसल्ट करके करना जरूरी है, राइट डॉक्टर पल्लवी। यस, तो करेक्ट। अगर आपके और कोई श्योर सवाल है मैम। तो आप एक काम कर सकते हैं, आपने जो भी सवाल है, मैंने अभी ग्रुप का लिंक दिया था, आप अपने सवाल को वहां डाल सकते हैं और डॉक्टर पल्लवी उनको एड्रेस कर देंगी, क्योंकि यहाँ पे टाइम की थोड़ी श्योर। लिमिट रहती है। और हम फिर डॉक्टर पल्लवी आपका थैंक यू करते हैं कि आपने अपना समय निकाला और हमारे सेशन में आने का डिसीजन लिया, और हमारे इतने सारे सवालों का इतने आराम से और आसानी से हमें समझाया कि हमारी ऑडियंस की भी मदद हुई और हमारी भी बहुत हेल्प हुई। आप सभी का भी थैंक यू कि आपने इस सेशन के लिए टाइम निकाला और इसे ज्वाइन किया। जो लोग हमारे साथ ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं, हमने ग्रुप का लिंक चैट बॉक्स में दिया है, अभी आप जाके उसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मीटिंग एंड होने के बाद शायद वो लिंक वहां ना दिखाई दे। तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आपके जो भी क्वेश्चन है आज के सेशन से रिलेटेड आप वहां डाल सकते हैं और डॉक्टर पल्लवी उन्हें एड्रेस कर देंगी। जाने से पहले डॉक्टर पल्लवी, आप कुछ कहना चाहती हैं। मैं बस यही कहूंगी कि अपने बच्चे के लिए वही ट्रीटमेंट यूज करे जो उसके लिए सेफ हो, जो जेंटल हो। ऐसी ट्रीटमेंट ना करे जो एडिक्टिव हो उसके लिए, जैसे पेन किलर्स हो, ये सब आप ना यूज करें। एंड बस ये है कि उसके माइंड को फ्री रखे, उसको ज्यादा स्ट्रेस ना दे। बच्चे बहुत साइकोलॉजिकली वीक होते हैं, इतना साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं होता है उनका। तो बस मैं यही कहूंगी कि उनकी साइकोलॉजी समझे और उनको काफी ऑब्जर्व करे। ये एज है उनका ऐसा कि उनको ऑब्जर्वेशन से ही हम समझ सकते हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो बस उन्हें ऑब्जर्व करे, उन्हें समझे, उनकी नीड्स को समझे और वो फुलफिल करे। थैंक यू सो मच डॉक्टर पल्लवी, यहाँ आने के लिए, हमारे सेशन को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, बाय बाय। थैंक यू।